हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम सीरीज 2। फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने 2020 के पेपर का विकल्प वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा था। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए बच्चों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। रटिए नहीं, उसे समझिए प्रत्येक चीज़ को। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर बच्चों पेपर देखिए। प्रश्न संख्या 2, चांदी घनीय संवृत संकुल, ब्रैकेट में दिया है CCP, इसका मतलब है क्यूबिक क्लोज पैक्ड, जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर, PM का मतलब है बच्चों पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों Ag बराबर 107.9, ये इसका चांदी का परमाणु भार है। अच्छे से देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 का चांदी घनीय संवृत संकुलन CCP, बच्चों घनीय संवृत संकुलन या CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड, CCP इसको कहते हैं बच्चों क्यूबिक क्लोज पैक्ड। क्यूबिक क्लोज पैक्ड का मतलब होता है बच्चों FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। CCP का मतलब होता है बच्चों FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों। इसमें इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल यूनिट सेल के कोर की लंबाई यानी कि स्मॉल a बराबर है आपका 408.6 पिकोमीटर। PM दे रखा है बच्चों, PM का मतलब है पिकोमीटर, और ये बराबर होता है बच्चों 10 की घात माइनस 12 मीटर। या इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यही सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 की गुणा लगाएंगे तो 2 घातें माइनस की कम हो जाएंगी बच्चों। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है बच्चों 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर के। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। A बराबर 408.6 पिकोमीटर, तो इसको बदलेंगे बच्चों तो हो जाएगा 408.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूँकि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। दशमलव को इधर ले आते हैं, 2 अंक लेफ्ट साइड में ले जाएगा बच्चों 4.08 गुणा 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों A आपका दिया हुआ है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। D बराबर क्या, डेंसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बच्चों चांदी का परमाणु भार भी दिया है। क्वेश्चन पेपर में देखिए ब्रैकेट में चांदी के लिए दे रखा Ag बराबर 107.9। हमने बताया था बच्चों जब किसी प्रश्न के अंत में किसी तत्व के बराबर करके कुछ ब्रैकेट में दिया जाता है तो परमाणु भार होता है। ठीक है, तो ये परमाणु भार है। Ag का परमाणु भार कितना है बच्चों, M बराबर हो गया 107.9। डेंसिटी D बराबर सूत्र होता है बच्चों ZM/NA × A³, जहाँ Z है उस इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या, M परमाणु भार, NA एवोगैड्रो संख्या, जिसका मान हमेशा ये नियतांक है एवोगैड्रो संख्या, और A है बच्चों इकाई कोश की कोर या भुजा, और घन का मतलब, ये घन का मतलब उसका आयतन। देखिए क्या होगा,
तो हम लिख लेते हैं बच्चों Na बराबर होता है, आपको याद रखना है हमेशा, एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10⁻23 प्रति मोल या अणु, इतने परमाणु होते हैं। तो इसके बाद FCC CCP ब्रैकेट में लिख लेंगे, FCC में परमाणुओं की संख्या Z। जब बच्चों हमने बताया था आपको फलक केंद्रित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या होती है 4। विस्तार से जानने के लिए बच्चों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसे आ जाके देख लें, जिसमें हमने आपको हर इकाई कोश में सरल घनीय, काय केंद्रित BCC और फलक केंद्रित FCC में परमाणुओं की संख्या निकाल के बताई थी। विस्तार से जानने के लिए उस वीडियो को देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो Z होता है बच्चों, FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4, तो Z का मान हो गया 4। अब हमारे पास इस सूत्र में से बच्चों Z भी है, M भी है, Na भी है और A का मान भी है, तो घनत्व आसानी से अब निकाल लेंगे। तो देखिए सूत्र लिख देंगे, घनत्व D बराबर Z इंटू M/Na इंटू A क्यूब। अब मान रख देंगे बच्चों, देखिए बच्चों मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आगे Z का मान कितना है 4 गुणा M मतलब चांदी का परमाणु भार 107.9 बटे Na का मान एवोगैड्रो संख्या का मान, ये बच्चों हमेशा स्थिर रहता है, यही मान होता है हमेशा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा इंटू का मतलब गुणा होता A का मान है बच्चों, ये निकल के आया, देखिए 4.086 गुणा 10⁻⁸ का होल घन। बच्चों A के मान, A के ऊपर घात 3 है, तो इसलिए A का मान रख के उसका होल घन हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 गुणा 107.9 बटे 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4.086 का घन करेंगे तो देखिए बच्चों यह निकल के आएगा 68.174 गुणा 10⁻⁸ का घन करेंगे तो बच्चों घन होने पर घातों की गुणा हो जाती है, -8 में 3 को गुणा करेंगे तो 8 × 24, 10⁻⁻24 हो जाएगी। बच्चों एग्जाम में आपके पास समय कम होता है, तो उसके लिए हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं कैसे जल्दी गुणा कर सकते हैं। जैसे 4.086 में 3 बार गुणा करनी है इसी की आपस में, तो क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से कर लेंगे। 4.1 में 4.1 की गुणा करेंगे, जो भी मान आएगा उसमें गुणा लगा लेंगे 4.05 की, तो लगभग इसी के लगभग आएगा। ये बाद वाले जो 2 पॉइंट हैं ये लगभग थोड़े बहुत ऊपर नीचे आएंगे, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा, ठीक है, तो वो लगभग में चल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें आप इतना कर सकते हो। तो क्या करेंगे, बाद के 2 अंक छोड़ देंगे, इसको बना लेंगे 4.1 गुणा 4.1 और तीसरे में क्या करेंगे 4.05, तो गुणा लगाकर लगभग समान आ जाएगा, इसके बराबर मान, ठीक है। ऊपर की गुणा लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 नाम 36 हासिल लगे 3, 4 7 28, 28 और 3 31 का 1 हासिल 3, 4 0 0 3 और 4 एकम 4, दशमलव कितने अंक पे है बच्चों, 1 अंक बटे इसकी और इसकी गुणा लगाएंगे तो आ जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो 410.61 गुणा घात माइनस की प्लस की 23 और माइनस की 24, तो बचेगी बच्चों माइनस की घात 1, तो माइनस की घात 1 बचेगी, तो उसका मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हल कर लेंगे तो इसको हल करके आएगा बच्चों 10.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका घनत्व हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चांदी का घनत्व कितना हो गया बच्चों, 10.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न 2 का ख। स्क्रीन पर देखिए प्रश्न बच्चों, प्रश्न में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम
ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसका परासरण दाब क्या है? ब्रैकेट में दिया है बच्चों R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। बच्चों इसमें R दिया है, ये R नहीं होता है, ये विलयन नियतांक होता है S। हमने जब पढ़ाया था कल ही आपको, जब पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको विलयन वाले चैप्टर में, तो हमने स्पष्ट बताया था। कुछ किताबों में बच्चों इसे R लिख देते हैं, R होता है गैस नियतांक, S होता है विलयन नियतांक। दोनों का मान समान ही होता है, लेकिन मात्रक और मान सब समान होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए ध्यान से बच्चों, वीडियो को पॉज करके। अब इसे हल करते हैं। देखिए तो बच्चों दिया है आपको स्मॉल t, ताप दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस ताप दिया है, तो परम ताप ज्ञात कर लेंगे कैपिटल T। कैपिटल T होता है बच्चों जो डिग्री सेल्सियस में ताप होता है उसमें 273 जोड़कर केल्विन में बदल देते हैं, तो हो जाएगा 0 + 273 = 273 डिग्री केल्विन। कैपिटल T का मान बच्चों हमारा ये हो गया। परासरण दाब का सूत्र होता है बच्चों PV बराबर NST। NST N की जगह लिख सकते हैं हम W/M, N बराबर ये होता है। तो ये दे रखा है बच्चों, ठीक है। और क्या दे रखा है? स्मॉल w विलय की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा है 0.45 ग्राम। इसके बाद दिया है बच्चों 250 ml जल में, आयतन V बराबर 250 ml मिलीलीटर। ml का मतलब बच्चों मिलीलीटर, लीटर में दे रखा है। इसको लीटर में बदल लेंगे बच्चों, क्योंकि इस सूत्र में V का मान लीटर में लेना है। तो 1000 का भाग दे देंगे, 250 बटे 1000, 1000 का भाग देंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.25 लीटर। V का मान हो गया। और क्या दिया है? S का मान दे रखा है, R या S। S और R दोनों के मान बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है। S होता है विलयन नियतांक, S बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल, इंग्लिश में कहेंगे इसमें बच्चों लीटर एटमॉस्फेयर प्रति डिग्री प्रति मोल, ये होता है। पूछा क्या है? परासरण दाब क्या होगा? P बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। विलय क्या है हमारा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को जल में घोला है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का अणुभार स्मॉल m बराबर कार्बन के 6 परमाणु हैं, 6 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 है, प्लस हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, 12 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, 6 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16। इसको हल करेंगे तो 12 छिंग 72 प्लस 12 कम 12 प्लस 16 छिक्का 96। जब टोटल को जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा 180। स्मॉल m बराबर 180। अब हमारे पास इस सूत्र में रखने के लिए V भी है, स्मॉल w भी है, m भी है और s भी है और t भी है, तो परासरण दाब आसानी से निकाल लेंगे। तो अब लिख देंगे PV बराबर NST विलयन समीकरण से, विलयन समीकरण से PV बराबर होता है बच्चों NST, इसी को हम कह देते हैं बराबर W/M इंटू N की जगह W/M इंटू ST मान रख दे रहे हैं बच्चों। तो P निकालना है हमको, तो P बराबर V को इधर ले जाएंगे, इधर इंटू में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों W/M इंटू ST/V। ये V इंटू से इधर बटे में हो गया बच्चों। मान रखते हैं W का मान कितना है? W का मान है 0.45। M का मान कितना है बच्चों? अणुभार 180 गुणा S का मान 0.0821 और T का मान कितना आया था बच्चों? 273 बटे
V आयतन का मान है बच्चों 0.25। इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 45 दूनी 90 और 45 चौका 180, यानी क्या इससे कट जाएगा बच्चों ये 4 बार। देखिए 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18, 4 बार कट गया। अब इसकी और इसकी गुणा लगा लेते हैं और ऊपर की ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे की नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, नीचे तो आ जाएगा 25 चौके 100, दशमलव से दशमलव हम कैंसिल कर चुके हैं बच्चों, इस वाले से इस दशमलव को। ऊपर की गुणा लगाएंगे 273 में 821 की। तो हल करने पर बच्चों आएगा ये 22.4133 और 100 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.2, 2 अंक पा जाएगा, इधर दशमलव इधर खिसक जाएगा, 2 2 4, 3 अंक तक ये रहने देते हैं बच्चों। ये हो गया एटमॉस्फियर। हिंदी में लिखना चाहे तो वायुमंडल लिख सकते हैं। पराशरण दाब P बराबर 0.224 एटमॉस्फियर या वायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं खंड ग। देखिए बच्चों स्क्रीन पर प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट लाइन में दिया है बच्चों रिएक्शन, ध्यान से देखें। Zn ब्रैकेट में S प्लस 2Ag प्लस ब्रैकेट में AQ एरो Zn प्लस 2 ब्रैकेट में AQ प्लस 2Ag ब्रैकेट में S। नेक्स्ट लाइन में दिया है E डिग्री Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट तथा नेक्स्ट लाइन से E डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर 0.80 वोल्ट। ठीक है। प्रश्न को बच्चों स्क्रीन पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसे हल कैसे करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल मतलब जिसमें प्लस और माइनस 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, गैल्वेनिक सेल का। तो बच्चों इसमें सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया दी है Zn सॉलिड, S का मतलब है सॉलिड और AQ का मतलब है बच्चों एक्वस, जलीय। ठीक है, हमने बताया था आपको। Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस ये एक्वस है, इसके आयंस हैं, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है Zn प्लस 2 एक्वस हो जाता है, घुल जाता है विलयन में, जलीय हो जाता है, प्लस 2Ag ये सॉलिड हो जाता है, ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा या जम जाएगा। तो ये बच्चों सेल रिएक्शन है। Zn(S) प्लस सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस एरो Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। इसमें दिया है बच्चों आपको E डिग्री का मतलब है मानक इलेक्ट्रोड विभव, Zn प्लस प्लस और जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn का मतलब है मानक जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर माइनस 0.76 वोल्ट तथा E डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag चांदी के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव E डिग्री बराबर प्लस 0.80 वोल्ट। तो बच्चों इसको हल करते हैं। EMF बराबर होता है किसी भी सेल का EMF विद्युत वाहक बल, हिंदी में विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बराबर होता है बच्चों E कैथोड माइनस E एनोड। ये सूत्र होता है बच्चों किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को निकालने का। 2 इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए हैं, इनमें से हमको पता लगाना होता है बच्चों कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है।
ये कैथोड है बच्चों, हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे, सूत्र में इंग्लिश में लिखा जाता है। ये कैथोड है, ई एनोड मतलब सेल का कैथोड का विद्युत वाहक बल माइनस एनोड का विद्युत वाहक बल या मानक इलेक्ट्रोड विभव, डिग्री में भी लिख सकते हैं चाहे तो इसे, ठीक है। ये कैथोड का है, ये एनोड का है। अब कौन सा कैथोड है इनमें से और कौन सा एनोड है, तो उसके लिए बच्चों एक नियम होता है। जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है वह कैथोड होता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक धनात्मक होता है वह कैथोड होता है, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है वो एनोड होता है। तो देखिए इसके लिए धनात्मक है, प्लस का मान आ रहा है, इसके लिए माइनस में आ रहा है। तो बच्चों ये तो हो जाएगा आपका कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। तो लिख देंगे उपरोक्त सेल रिएक्शन है बच्चों, ये सेल अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे उपरोक्त सेल अभिक्रिया में Ag प्लस ऑब्लिक Ag कैथोड है, उसको हम कहाँ से देख लेंगे बच्चों, जिसके लिए ई डिग्री का मान प्लस में होगा वो कैथोड होगा, ज़्यादा प्लस में, और जिसके लिए ज़्यादा नेगेटिव है वो एनोड होगा। तथा Zn+2 से Zn एनोड है, देखिए बच्चों Zn से Zn प्लस बन गया तो ये एनोड हो गया। तथा इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव है। अतः EMF बराबर E, इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, ई डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई डिग्री Zn+2 ऑब्लिक Zn। अब इनके मान रख देंगे बच्चों, इसका मान और इसका मान, तो हल कर लेंगे आगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, इसका मान ई डिग्री Ag ऑब्लिक Ag प्लस का मान है 0.84 प्लस में माइनस इसका मान है बच्चों ये माइनस में, तो ब्रैकेट लगाएंगे -0.76, ठीक है। कैथोड का मान दे रखा है बच्चों इसका ये प्लस में, और इसका मान दे रखा है माइनस में, ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि इसमें से इसको घटाना तो माइनस, इसके बाद इसका मान, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.84 प्लस 0.76, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का प्लस 6 4 10 की 0, हासिल बच्चा 1, 7 1 8, 8 दूनी 16, दशमलव कितने अंक पर, 2 अंक पर। तो EMF बराबर हो गया बच्चों, EMF बराबर प्लस 1.6 वोल्ट, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल के विद्युत वाहक बल का मान आ गया प्लस 1.60 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पार्ट घ। देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, ऋणात्मक उत्प्रेरण को समझाइए तथा 2 उदाहरण दीजिए। ऋणात्मक उत्प्रेरण को समझाइए और 2 उदाहरण दीजिए। ऋणात्मक उत्प्रेरण इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे नेगेटिव कैटेलाइसिस, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में होने वाली कमी को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, इसके 2 उदाहरण पूछे आपसे। तो एग्जाम्पल H2O2 एरो H2O प्लस हाफ O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बच्चों गर्म करने पर वियोजित होती है जल में और ऑक्सीजन में, लेकिन जब इसमें मिला देते हैं हम ग्लिसरीन को,
जब H2O2 में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला देते हैं तो बच्चों इसके अपघटन की दर घट जाती है, H2O2 के अपघटन की दर घट जाती है, इसलिए ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक है। और ये जो क्रिया है, ये रिएक्शन ग्लिसरीन की उपस्थिति में जब होगी धीमी गति से, तो यही आपका ऋणात्मक उत्प्रेरण का पहला उदाहरण है। दूसरा देखिए बच्चों, पेट्रोल आंतरिक दहन इंजनों में तेजी के साथ जलता है बच्चों और अत्यधिक कड़कड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न करता है, कड़कड़ की आवाज़। स्कूटर में देखा होगा बच्चों प्राय, पेट्रोल जो है आंतरिक दहन इंजनों में तेजी से जलता है और कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है। तो उस कड़कड़ाहट की आवाज़ को कहते हैं बच्चों अपस्फोटन, क्रैकिंग। लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा TEL टेट्रा एथिल लेड मिला देते हैं तो उसके अपस्फोटन की दर घट जाती है, यानी कि पेट्रोल के अपस्फोटन की रिएक्शन को घटाएगा। तो उदाहरण दूसरा है बच्चों, पेट्रोल है, इसमें मिला देंगे थोड़ा सा TEL टेट्रा एथिल लेड, ये अपस्फोटन रोधी है। तो किससे क्या होता है बच्चों, अपस्फोटन की दर घट जाती है। बच्चों आपका हो गया ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण। अपस्फोटन होता है बच्चों, पेट्रोल जब आंतरिक दहन इंजन में तेजी से जलता है तो अत्यधिक कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है। जो कड़कड़ाहट की आवाज़ है उसी को कहते हैं बच्चों हम अपस्फोटन। तो बच्चों ये प्रश्न पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कुछ बच्चों, उसको बाद में बताएंगे। इस मॉडल पेपर में से दूसरे मॉडल पेपर में से एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पर है 2 का क। इस मॉडल पेपर में से देखिए, मॉडल पेपर ऊपर लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क। प्रश्न दिया है सोडियम धातु अंतः केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एकक कोशिका की भुजा की लंबाई A बराबर 4.29 एंगस्ट्राम है। ए के ऊपर डिग्री लगी होती है 0, तो इसका मतलब होता है एंगस्ट्राम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन में चार पार्ट होते हैं बच्चों, चारों पार्ट तो करा दिए हैं। अभी दूसरे मॉडल पेपर के दूसरे क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी बड़ा है बच्चों, उसे बाद में कराएंगे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है सोडियम धातु अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब क्या होता है बच्चों, काय केंद्रित, BCC। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित में केंद्रित होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोशिका में भुजा की लंबाई A बराबर दे रखा है बच्चों 4.29 एंगस्ट्राम। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी। अब R पूछिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है सोडियम अंतः केंद्रित इकाई कोश में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई, भुजा की लंबाई 4.29 एंगस्ट्राम है। सोडियम की परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित बोलते हैं, अंतः केंद्रित को ही बोलते हैं बच्चों हम काय केंद्रित। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इकाई कोश की परमाणु त्रिज्या R बराबर होती है बच्चों, अंतः केंद्रित इकाई कोश की परमाणु त्रिज्या जब ज्ञात करते हैं तो उसका मान होता है बच्चों R बराबर √3/4A। ये संबंध होता है बच्चों BCC अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई कोश की परमाणु त्रिज्या और उसकी कोर की इकाई में, भुजा की, घन की भुजा में संबंध। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बच्चों हमने पिछली एक वीडियो में पढ़ाया था ठोस अवस्था में, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको चेक करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मान रख देते हैं बच्चों, वर्गमूल 3 का मान 1.732/4 गुणा A का मान है बच्चों 4.29। इसको हल करेंगे तो इसको काटे लेते हैं, 4 एकम 4.0, 4 7 28, 2 और उसके बाद 5, इस तरह से आएगा। इसकी और इसकी गुणा लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1.862।
इसको 2 अंक तक ही ले लेते हैं तो ये होगी परमाणु त्रिज्या R बराबर 1.86 एंगस्ट्रॉम लगभग, क्योंकि ये आगे को आता रहेगा ऐसे लगभग। तो बच्चों आपका आंसर हो गया परमाणु त्रिज्या कितनी होगी 1.86 एंगस्ट्रॉम, आगे को रहेगा इसलिए लगभग लिख देंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए आज इतना ही, ठीक है बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलने के साथ साथ हम समझ पाएंगे कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छी और भी अच्छी से अच्छी वीडियो प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नहीं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें बच्चों। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।